नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर सिलेक्शन हब पर। जैसा कि हम उत्तराखंड एलटी के प्रथम पेपर शिक्षण अभिरुचि पे हम वीडियो बना रहे हैं, उसी सीरीज में हम आज बाल विकास और शिक्षण मनोविज्ञान जो उसका यूनिट नंबर 2 है, उसके बेहद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी आने वाली एलटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बाल विकास और व्यक्तित्व से। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला अ है, विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। स है, विकास पूर्व सांकेतिक नहीं होता। और द है, विकास केवल वातावरणीय कारकों का परिणाम है। तो इसका सही आंसर होगा ब, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास की प्रक्रिया हमेशा सामान्य से विशिष्ट जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होती है। उदाहरण के लिए बच्चा सबसे पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है सामान्य, बाद में अंगुलियों से पेन पकड़ना सीखता है विशिष्ट। विकास की गति अलग अलग बच्चों में भिन्न भिन्न होती है। यह वातावरणीय व आनुवंशिक दोनों कारकों का संयुक्त परिणाम है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? देखो, एक प्रश्न ये भी बनता है कि पर्सनैलिटी शब्द की लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है परसोना, दूसरा है परपेशिया, तीसरा है साइकी, चौथा है डेमेरिस। तो इसका सही उत्तर है परसोना। इसका पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से बना है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा या मुखौटा, मास्क होता है, जिसे प्राचीन यूनान में नाटककार अपने चेहरे पर पहनकर अभिनय करते थे। तो आइए अगले तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक आनंद सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है ईगो, दूसरा है सुपर ईगो, तीसरा है इड, चौथा है कॉन्शियस। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला इड। देखो, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में व्यक्तित्व के 3 प्रमुख भाग हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड पूरी तरह से अचेतन मन का काम करता है और यह तात्कालिक संतुष्टि यानी आनंद सिद्धांत पर जोर देता है। आइए अगले प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, अ है जुंग ने, कार्ल जुंग ने, ब है कैटल ने, तीसरा आलपोर्ट ने किया था, चौथा सेल्डन ने किया था। तो इसका सही उत्तर है कार्ल जुंग ने। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसे हम कहते हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो गया, और उभयमुखी एम्बिवर्ट हो गया। ये 3 इसके आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है वो बुद्धि और अधिक्षमता, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड से है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अ है स्पीयरमैन, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है गिलफोर्ड, चौथा है बिने। तो याद रखिएगा, ये जो द्विकारक सिद्धांत था वो स्पीयरमैन ने इसको प्रतिपादित किया था। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनती है, एक जी फैक्टर सामान्य जनरल फैक्टर, दूसरा स्पेशल फैक्टर विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होगा? देखिए, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो एक खास सूत्र है। इसका ऑप्शन है ए 100, बी 120, 100 जो है वो, सी जो है वो 80 है, और जो डी ऑप्शन है वो 110 है। सही उत्तर इसका है वो 120 होगा। देखो कैसे निकालेंगे इसको। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है ना उसकी बच्चे की मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु ऊपर रहेगी और बट्टे वास्तविक आयु जो बच्चे की है और गुणा 100, तो ऐसे 120 निकल जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड और अभिरुचि एटीट्यूड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अभिक्षमता किसी कार्य को सीखने की विशेष क्षमता है, जबकि अभिरुचि रुझान या दृष्टिकोण है। ब है दोनों एक ही पर्याय हैं। 100 अभिरुचि जन्मजात होती है और अभिक्षमता अर्जित होती है। द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो अभिक्षमता होती है ना, जो एप्टीट्यूड होता है किसी कार्य को सीखने की विशेष क्षमता है, जबकि अभिरुचि जो एटीट्यूड होता है रुझान या दृष्टिकोण है। ठीक है, और इसका विस्तृत स्पष्टीकरण अगर आप देखें तो अभिक्षमता व्यक्ति की भविष्य में किसी विशेष चित्र में कुशलता हासिल करने की क्षमता को दिखाती है, जबकि अभिरुचि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति उसका मानसिक दृष्टिकोण या झुकाव है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 8 जो है वो अधिगम और इसके सिद्धांत, लर्निंग और थ्योरीज से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में कुत्ते द्वारा घंटी की आवाज़ पर लार गिराना किस प्रकार की प्रक्रिया थी? आपको पता है कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना, पावलोव ने। तो ये प्रक्रिया जो थी ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, अनकंडीशनल थी, या अस्वाभाविक थी, कंडीशनल थी, उद्दीपक सामान्यीकरण थी, या विलुप्तीकरण थी? तो याद रखना, क्योंकि उस पर एक कंडीशन लगाई गई थी, तो ये कंडीशनल थी। इसको हम अस्वाभाविक कहते हैं या अनुकूलित प्रक्रिया कहते हैं। ये कंडीशनल रिस्पॉन्स था, बी उत्तर सही होगा। शुरुआत में कुत्ता केवल भोजन को देखकर लार गिराता था, ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, होता ही है। लेकिन बार बार घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था, तो कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर ही लार गिराना सीख लिया, जिसे अनुकूलित या स्वाभाविक प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज की समयावधि क्या है? पहला ऑप्शन है 0 से 2, दूसरा है 2 से 7, तीसरा है 7 से 11, चौथा है 11 से ऊपर, यानी कि किशोरावस्था से वयस्क होने तक का उसका। तो उसका सही उत्तर जो है वो 11 वर्ष से ऊपर, किशोरावस्था से वयस्क होने तक का ना। तो इसका विस्तृत स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। देखो, सबसे पहले वाली अवस्था को उसने बोला था संवेदी गामक 0 से 2, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक बोला था 2 से 7, और तीसरी वाली को उसने मूर्त संक्रियात्मक बोला था 7 से 11, और चौथी वाली को उसने बोला औपचारिक संक्रियात्मक 11 से ऊपर। इस अंतिम अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। देखिए, इन चारों की अवस्थाओं को अलग अलग लिख लीजिए, इनसे एक प्रश्न बनना ही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट इस सीरीज का, स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन ऑपरेटिंग कंडीशन सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है SR थ्योरी, बी है RS थ्योरी, तीसरा अंतर्दृष्टि पर, चौथा है क्षेत्र सिद्धांत पर। तो इसका सही उत्तर होगा बी, RS थ्योरी पे। अब RS है क्या? देखो, स्किनर का सिद्धांत रिस्पॉन्स स्टिमुलस RS थ्योरी कहलाता है, क्योंकि इसमें पहले जीव प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसे पुनर्बलन या उद्दीपक स्टिमुलस प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए योर सिलेक्शन हब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपकी कल अगली क्लास में। धन्यवाद।